हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सामने आप पैनल पर दो तस्वीरें देख रहे हैं और ये दो तस्वीरें न्यूज़ के तौर पर हैं। पहली तस्वीर के अंतर्गत ये दर्शाया जा रहा है कि यूक्रेन पीस समिट का भी हाल ही में आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का समापन आशा के साथ किया गया है। हम सभी को पता है कि साहब यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार 2 वर्षों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी परिप्रेक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि कोई वाजिब हल निकल सके। लेकिन दूसरी जो खबर है वो और अधिक चौंकाने वाली है। वो ये कहती है कि भारत ने यूक्रेन शांति सम्मेलन में जो घोषणा पत्र शामिल किया गया, जिस पर कई सारे देशों ने, लगभग 80 से भी अधिक देशों ने जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाली बात है क्योंकि भारत खुद एक वसुधैव कुटुंबकम को महत्व देने वाला देश है, लेकिन शांति को लेकर के यूक्रेन शांति सम्मेलन जिस तरीके से एक सकारात्मक पहल की बात करता है, वहां पर भारत ने एक अलग ही स्टैंड लिया है। ये स्टैंड क्यों लिया गया है, इसे समझने की जरूरत है। साथ ही इस पूरी चर्चा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आयाम है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यूक्रेन और रूस के बीच में जो एक मानचित्र के स्तर पर गतिविधियां हैं, जो स्थिति है, उसको मैं दर्शा देना चाहूंगा ताकि आप एक स्तर पर समझ सकें कि अच्छा, इन्हीं दोनों देशों के बीच में ये तनातनी की स्थिति लगातार बनी हुई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया वह स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है बर्जन स्टॉक। इसी बर्जन स्टॉक में इस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी आयोजन में आप देख सकते हैं कि भारत की तरफ से भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि भारत ने इसमें साइन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर में आप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आखिर स्विट्जरलैंड में यह आयोजन क्यों किया गया, ये एक सवाल बन सकता है। क्यों बर्जन स्टॉक में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, रूस में या फिर यूक्रेन में आयोजन क्यों नहीं किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो स्विट्जरलैंड है वो रोम संविधि यानी कि रोम स्टैट्यूट का बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता देश है और ऐसे में जो यह रोम संविधि है, रोम स्टैट्यूट है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस लिए? तो वैश्विक शांति बहाल करने के संदर्भ में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, उसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के तहत जो यह रोम संविधि है ये काम करती है, जिसमें यह कोशिश की जाती है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार के नरसंहार की स्थिति, किसी भी प्रकार के मानवता के संदर्भ में उसके हनन की स्थिति, किसी भी प्रकार के युद्ध अपराध की स्थिति जैसी गतिविधियों को दूर करने के लिए कोई भी देश जो कि इस रोम स्टैट्यूट का हिस्सा है वह अपनी तरफ से इनिशिएशन ले सकता है। और इसी संदर्भ में स्विट्जरलैंड चूंकि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर करता है, इसलिए उसने इस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में अपनी तरफ से इनिशिएशन लिया। ध्यान रखिएगा कि इस रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत भारत, अमेरिका, चीन जैसे देश शामिल नहीं हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी यदि इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रोम स्टैट्यूट में कौन से देश शामिल नहीं हैं, तो उसमें भारत शामिल नहीं है, चीन नहीं है और अमेरिका भी शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते उसने अपनी ड्यूटी समझी कि हम इसके जरिए हम कोशिश करें कि जो यूक्रेन में एक अस्थिरता की स्थिति है लगातार 2 वर्षों से, उसको समाप्त किया जाए और कुछ शांति की पहलों के जरिए कुछ बेहतर विकल्प तलाशे जाएं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन को लेकर के विभिन्न देशों के अपने अपने रुख यहां पर सामने दिख रहे थे और इन देशों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया उसमें सऊदी अरब, थाईलैंड, मैक्सिको, इंडोनेशिया, है ना, इन सभी देशों ने, या फिर संयुक्त अरब अमीरात, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। वहीं चीन ने तो आमंत्रण ही अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे साहब? आपको पता होना चाहिए कि जिस
हिसाब से रूस और चीन के बीच में गलबहियां रहती है, वैसे में कैसे चीन जा सकता था। हालांकि ये भी सही है कि भारत और रूस के बीच में भी गाढ़ी दोस्ती देखी गई है, लेकिन भारत एक अलग ही प्रकृति का देश है और इस लिहाज से यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि भारत ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे इनविटेशन दिया है तो मैं आ जाऊँगा पार्टी में, लेकिन मैं पार्टी में कुछ खाऊंगा नहीं। कुछ लोग होता है ना कि भाई कुछ लोग पार्टी में जाएंगे नहीं, इनविटेशन ही वो रिजेक्ट कर देंगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपने मुझे पार्टी में बुलाया है तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पर देखी गई कि भारत गया तो, लेकिन इसने हस्ताक्षर नहीं किया। चीन ने इनविटेशन सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। और जहां तक बात है रूस की, आपको क्या लगता है कि रूस को इनवाइट किया गया होगा? नहीं किया गया, है ना। रूस को इनवाइट ही नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, जिसके अगेंस्ट में सारी चीजें हो रही हैं वो कैसे इनवाइट किया जा सकता है ना। तो आमंत्रण नहीं मिला। गेटिंग इट? तो ये सारी स्थितियां यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इस सम्मेलन को लेकर के क्या कुछ ऐसी पहल हैं जो कि बहुत अधिक माइन्यूटली गौर करने की आवश्यकता है। जहां तक बात है भारत की, इसका यह कहना था कि देखो साहब, हम पार्टिसिपेट तो करेंगे, कारण इसका यह है कि हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे मामले को लेकर के, हम उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम उनके साथ संपर्क में रहना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सके। और इससे हमें यह भी पता चलेगा कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या क्या अप्रोचेज हैं, उनके क्या क्या परसेप्शंस हैं, है ना, उनके क्या क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं, उनके स्तर पर क्या क्या हमारे पास में विकल्प हो सकते हैं, ताकि हम एक सही निष्कर्ष पर आ सकें। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम व्यवहारिक और सटीक रिजल्ट के पक्ष में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बेवजह की बातचीतें हो और देन फिर न रूस को फायदा हो, न ही यूक्रेन को किसी स्तर पर कोई लाभ हो। हम चाहेंगे कि एक प्रैक्टिकल रिजल्ट निकले, किताबी रिजल्ट ना निकले, कागजी रिजल्ट ना निकले। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो घोषणा पत्र में अपेक्षाएं दर्शाई गई हैं उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं साहब, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। नाभिकीय सुरक्षा को फोकस करना, साथ ही मानवीय मुद्दे को महत्व देना, और साथ ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा को महत्व देना। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 80 से भी अधिक देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित तौर पर यह इंडिकेट करता है कि ये सभी देश चाहते हैं कि इस युद्ध का जल्दी से जल्दी कोई बेहतर निष्कर्ष निकले, कोई बेहतर रिजल्ट निकले, ताकि आगे आने वाले समय में शांति बहाल की जा सके और ये जो एक चुनौतियां हैं इन चुनौतियों को समाप्त किया जा सके। जाहिरन तौर पर नाभिकीय सुरक्षा की स्थिति लगातार उभरती रहती है। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी ब्लॉक के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन किया जाता रहा है। वहीं जो अमेरिका और बाकी के जो देश हैं पश्चिमी देशों के द्वारा नाटो के जरिए यूक्रेन को जिस तरीके से सपोर्ट किया जाता रहा है, रूस ने हमेशा इसके साथ में एक अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। हमने ये भी देखा है कि रूस ने यहां तक धमकी दी है कि अमेरिका और बाकी के नाटो देश यदि जरा भी दाएं बाएं किए तो हम परमाणु हमलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से न केवल यूक्रेन बल्कि रूस में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हताहत होना पड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जाना पड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों को बंदी भी बनाया गया है, अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा हम सभी को पता होना चाहिए कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी इन दोनों देशों के बीच का जो यह युद्ध है इसे समाप्त करने की कोशिश की जाने की जरूरत है। कारण इसका यह है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न निर्यातक के तौर पर उभरता रहा था, लेकिन जब से युद्ध की शुरुआत हुई तब से वहां पर किसानों ने बहुत ही कम मात्रा में बीज बोए, फसलों को उगाया और इसके कारण उपज कम हुई और इसके कारण निर्यात पर भी नकारात्मक असर पड़ा, है ना।
और जाहिर सी बात है जब निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा तो जिन देशों को, अल्प विकसित देशों, विकासशील देशों को यहाँ से खाद्यान्न बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे थे, निश्चित तौर पर वहाँ पर खाद्यान्न की कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, कमी हो जाएगी। और जब खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अनाजों की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। वही स्थिति बीते कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रूस ने जिस तरीके से काला सागर वाले क्षेत्र में एक पाबंदी जैसी स्थिति पैदा कर दी, उसको लेकर के एक तनाव की स्थिति पूरे पश्चिमी अफ्रीकी देशों में देखी गई, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में यूक्रेन से अनाजों का विक्रय होता था। तो ये सारी स्थितियां भी चिंताजनक है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही यहां पर आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जब रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में हमला करना शुरू कर दिया तो जो ग्रोथ है अनाज का विक्रय का, अनाज के निर्यात का, वह लगातार फ्लक्चुएट होता रहा। जो ब्लैक सी डेन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, यानी कि काला सागर खाद्यान्न पहल की शुरुआत की गई थी, जिसमें तुर्की ने मध्यस्थता निभाई थी, लेकिन बाद में रूस ने इसमें से अपने पैर पीछे कर लिए और उसके बाद फिर से जो ग्रेन इनिशिएटिव को लेकर के एक सकारात्मक माहौल देखा जा रहा था वो समाप्त हो गया और खाद्यान्न निर्यात में फिर से एक कमी की स्थिति लगातार आने लगी। तो ये सारी स्थितियां यह दर्शाती हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध केवल इन्हीं दोनों पक्षों के बीच को नहीं दर्शाता है, बल्कि निश्चित तौर पर इससे व्यापक स्तर पर नकारात्मक असर आर्थिक तौर पर भी देखा जा रहा है और सामाजिक तौर पर भी देखा जा रहा है, मानवीय तौर पर भी देखा जा रहा है। हम सभी को पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है महत्वपूर्ण ब्रेड बास्केट के तौर पर माना जाता है, यूरोप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक देश के तौर पर माना जाता है यूरोप के संदर्भ में। और ऐसे में इस तरीके से जो लगातार तनाव की स्थिति है, इसके बने होने के कारण निश्चित तौर पर इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट वैश्विक जगत पर पड़ रहा है। जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में भूखों मरने को विवश हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड में, वह कुछ आशाओं को दर्शाता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय ने यहां तक कहा है कि पता नहीं रूस इस शांति सम्मेलन को आगे कितना अधिक सही तरीके से लेगा या नहीं लेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका यह कहना है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर युद्ध बंद करने की सोच ही नहीं रहा है। ऐसे में शांति सम्मेलन के माध्यम से जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर रूस की स्वीकार्यता कितनी होगी, यह आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अपेक्षाएं जताई गई हैं कि आगे आने वाले समय में शांति सम्मेलन के माध्यम में रूस को भी शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि रूस के साथ बातचीत करते हुए एक डिप्लोमेटिक रवैया अपनाते हुए इस युद्ध को समाप्त किया जाए, ताकि सभी का कल्याण हो सके। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि भारत इसमें किस सीमा तक भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब रूस के अगेंस्ट में कई सारे रिजोल्यूशंस लाए गए, संकल्प लाए गए, तो भारत ने अपने आप को उससे दूरी बनाए रखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब रूस के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन लाया गया तो भारत ने अपने आप को वहां से दूरी बनाए रखी। गेटिंग इट ऑन आउट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंतर्गत जब ऐसी कोई भी गतिविधि लाई गई तो भारत ने वहां पर भी अपनी दूरी बनाए रखी। यहां तक कि इसी यूक्रेन समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनफैक्ट आमंत्रण दिया गया था तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन भारत के एक अधिकारी को ही भेज दिया गया कि ठीक है प्रधानमंत्री महोदय नहीं जाएंगे, भारत के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी चले जाएंगे। तो ये सारी गतिविधियां क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि भारत इस पूरे मामले को लेकर के बहुत अधिक बैलेंस की स्थिति में है, लेकिन बैलेंस की जो स्थिति है ये बहुत ही नाजुक है ना। पता नहीं चल पा रहा है कि भारत आगे क्या कुछ ऐसा स्टेप ले जिसके माध्यम से दोनों पक्षों को निश्चित तौर पर अपना लाभ मिल सके और उससे दोनों को निश्चित तौर पर जो शांति की स्थिति है, शांति की स्थिति बहाल करने में मदद मिल सके। तो ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज की चर्चा में हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। रूस
और यूक्रेन के बीच के युद्ध को लेकर के यदि कभी भी आपसे क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर कोई सवाल पूछा जाए तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का एजेंडा क्या था, महत्व क्या था, भारत ने इसमें किस तरीके से अपना पक्ष रखा है और बाकी देशों की क्या इसमें भूमिका रही है, रूस और चीन के स्तर पर क्या कुछ भूमिका रही है और स्विट्जरलैंड के द्वारा ये सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, क्यों वह इसका मेजबान बना, इन सभी बातों को मैंने बताया। साथ ही मैंने ये भी आपको बताया कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से क्या कुछ महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। आज की चर्चा में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि 20 जून को एक नए बैच की शुरुआत हो रही है जीएस फाउंडेशन के तौर पर P2I बैच के अंतर्गत। निश्चित तौर पर इसमें लाइव कोर्सेज की सुविधा आपको मिल सकेगी, जिसके जरिए आप जीएस के कंप्लीट पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा, मेंटरशिप की सुविधा, इन तमाम सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। तो जल्दी से इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश में से किसी भी बैच को आप इस कोड का इस्तेमाल करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं और जीएस को बहुत बेहतर तरीके से प्रॉपर वे में नियमित तौर पर आप तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। और साथ ही इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और साथ ही लाइक भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।